मत बंद हो जाएगा। दवाई दोनों जुड़ेगा मतलब बंद हो जाएगा। नहीं लगाएंगे तो भी बच जाएगा। मत लगाइए, एक को लगा एक फल लगा लीजिए बस। ठीक है, आवाज़ उसमें आ जाएगी। उस साइड का लगा लीजिए, इस साइड का, क्योंकि उस साइड माइक है। हाँ ठीक। मैं संजय कुमार गुप्ता, हायर सेकेंडरी स्कूल कुसौर, आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस विशेष कक्षा में अभिनंदन करता हूं और समय न गंवाते हुए बहुत ही शीघ्र मैं विषय वस्तु पर आ जाना चाहूँगा। आज हम जिसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कैसे हम हमारे जो 2-4 नंबर कटते हैं, 100 के निकट पहुँचने का प्रयास करते हैं, कहाँ कट जाता है नहीं पहुँच पाते हैं, या टॉप 10 में पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा अधिकतम अंक कैसे आए, इसी उद्देश्य पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आए हुए हैं। तो मैं कुछ बिंदु नोट किया हूँ, उन बिंदुओं को आपको बिंदुवार बताऊँगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयारी करना है। ब्लू प्रिंट जिसको हम प्रश्न पत्र संरचना कहते हैं, प्रश्न पत्र संरचना के अनुरूप की हमको तैयारी करना है। तो आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र संरचना मालूम है या कुछ संक्षिप्त में बताना पड़ेगा? ब्लू प्रिंट तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपको पता है ये कोरोना के चलते कुछ पाठ्यक्रम से कुछ हटा दिए गए हैं इस साल। आपको पता है कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं? जी पता है ना जी। तो अनुशासनम पाठ है, ये प्रथम पाठ है, इसको हटा दिया गया है। जिसको पता नहीं है वो थोड़ा नोट कर लें। न तुम सोची तुमर हंसी, ये द्वितीय पाठ है। प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ दोनों को हटा दिए गए हैं। और हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी 10वां पाठ है, इसको भी हटा दिया गया है, 8वां पाठ है। और प्रतीक्षा नामक पाठ, ये 10वां पाठ है। इन 4 पाठों को हटा दिए गए हैं। तो हमको किन पाठों को लेकर तैयारी करना है, मैं संक्षिप्त में फटाफट बोल दूं। मातुराज्ञा गरियसी और प्रजानुरंजको नृपः, दौवारिकस्य निष्ठा शुक्ति सौरभम और नैके नापी समंगता वसुमति मदलसा और कार्य व्यवस्थिति ही और विद्या स्थानानि, इतने ही पाठों को हमको लेकर तैयारी करना है। ये हमको ध्यान रखना होगा। और हम जो हटा दिए गए हैं उस पाठ को अगर पढ़ने में लग जाते हैं तो हमारा समय और श्रम सब कुछ नष्ट होगा, बेकार जाएगा। तो इसलिए इसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि व्याकरण से कितने आएंगे और पाठों से कितने आएंगे और जो साहित्य इतिहास है उससे कितने आएंगे। तो आप नोट कर लें। मोटे तौर पे एक खाका ये सुन लें कि अपठित गद्यांश से 10 नंबर के आएंगे। अपठित गद्यांश से 10 नंबर के आएंगे। एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसके अथवा में और एक अपठित गद्यांश रहेगा, दोनों में से आपको एक को बनाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा रचनात्मक प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। तो रचनात्मक प्रश्न किसको कहते हैं? रचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत पत्र और लघु कथा और ये अनुवाद, पत्र लघु कथा और अनुवाद, इससे संबंधित 15 नंबर के आएंगे। तो पत्र 5 नंबर के रहेंगे, लघु कथा 5 नंबर के रहेंगे और अनुवाद हिंदी वाक्य में दिए रहेंगे, उसका संस्कृत रूपांतरण आपको करना है, संस्कृत अनुवाद करना है। ये 5-5 नंबर के रहेंगे, 5 या 15 नंबर हो गए। और अगला है अनुप्रयुक्त व्याकरण। अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 नंबर के आएंगे। जो पाठ्य पुस्तक में आए हैं ऐसे शब्दों का, उसमें कौन सा व्याकरण निहित है, कौन सा संधि है, कौन सा समास है, ये पूछे जाएंगे। तो ये 20 नंबर के आएंगे। तो इसमें से अलग अलग मैं आपको बता दूं। संधि, समास, प्रत्यय और उपपद विभक्ति, ये 4 चीजें हैं व्याकरण में। संधि, समास, प्रत्यय और उपपद विभक्ति आप नोट कर सकते हैं। संधि, समास, प्रत्यय और उपपद विभक्ति, ये 20 नंबर के आएंगे। समझ जाइए, पांचों जो है 5-5
नंबर के आएंगे, 5 चौक 20 नंबर के आएंगे ये। और इसका मैं और विभाजन करके बताऊंगा, 1 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे, 2 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे और 3 नंबर वाले भी प्रश्न कितने आएंगे, 5 नंबर वाले कितने आएंगे, ये फिर मैं बताऊंगा। मोटे तौर पे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण के बाद पाठ्य पुस्तक से आएंगे 25 नंबर के आएंगे। पाठ्य पुस्तक से जो 8 पाठ हैं आपके पाठ्यक्रम में, मातुराज्ञा गरीयसी से लेकर के जो विद्या स्थानानी तक 8 पाठ हैं, इसमें से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। और उसके बाद संस्कृत साहित्य इतिहास ये 10 नंबर के आएंगे। मोटे तौर पे खाका आपको पता होना चाहिए, फिर से एक बार बता दूं। और पठित गद्यांश 10 नंबर के, और रचनात्मक कार्य जिसमें पत्र, लघु कथा और अनुवाद है ये 15 नंबर के रहेंगे। और अनुप्रयुक्त व्याकरण जिसमें संधि, समास, प्रत्यय और उपपद विभक्ति हैं, ये कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। और पाठ्य पुस्तक से कितने नंबर के रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और संस्कृत साहित्य इतिहास से कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के। इस प्रकार से कुल कितने नंबर के हो गए, 80 नंबर के हो गए। और आपको पता है 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य, प्रायोजना कार्य होना है, और वो होगा तो आप उसकी तैयारी में होंगे। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 27 तक किस प्रारूप में प्रश्न आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 1 जो आएगा 1 नंबर का, नोट करते जाइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अलग जगह नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 ये संधि से आएगा। एक शब्द दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इस शब्द में कौन सा संधि है, या इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। केवल 1 नंबर का आएगा। तो पहला लिख लीजिए, पहला प्रश्न संधि 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न फिर संधि 1 नंबर का, लिखते जाइए। तीसरा प्रश्न आएगा समास 1 नंबर का, चौथा प्रश्न प्रत्यय 1 नंबर का, पांचवा प्रश्न कवि परिचय, ये भी 1 नंबर का रहेगा। कवि परिचय से संबंधित जैसे किसी कवि का नाम दे दिया जाएगा और उसकी एक रचना लिखिए, या एक रचना दे दिया जाएगा और इसके कवि कौन हैं, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। या वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक कहां तक पहुंचे, 5। प्रश्न क्रमांक 6 में गद्य पद्य नाटक, नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 गद्य पद्य नाटक विशेषताएं, इससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 7 गद्य पद्य चंपू, प्रश्न नंबर 7 गद्य पद्य चंपू, इससे संबंधित 1 नंबर के प्रश्न। और अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 पाठ्य पुस्तक से गद्य से 1 नंबर का प्रश्न। अगला नंबर का प्रश्न है पद्य, पद्य से 1 नंबर का प्रश्न। अगला नाटक से 1 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार से 10 प्रश्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक सारे प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। प्रश्न नंबर 11, अब प्रश्न नंबर 11 से शुरू हो जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहला रहेगा संधि 2 नंबर का। प्रश्न 11वां संधि 2 नंबर लिख लीजिए। प्रश्न 12 ये भी संधि है 2 नंबर का। एक संधि है तो दूसरा संधि विच्छेद। प्रश्न 11 लिख लिए 2 नंबर का संधि। प्रश्न 12 संधि 2 नंबर का। प्रश्न 13 कवि परिचय 2 नंबर के। प्रश्न 14 गद्य पद्य नाटक विशेषताएं, गद्य पद्य नाटक
विशेषताएं, इससे संबंधित 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न 4 ही रहेंगे, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रश्न। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, ये 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15, गद्य, पद्य, चंपू से संबंधित परिभाषाएं पूछे जा सकते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 16, उपपद विभक्ति। प्रश्न क्रमांक 16, उपपद विभक्ति, ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। 3 नंबर वाले 2 ही प्रश्न रहेंगे। अब आगे है 4 नंबर वाले प्रश्न। कौन सा क्रमांक आ गया? 17। प्रश्न क्रमांक 17, समास से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उस अंडरलाइन वाला शब्द का समास विग्रह करना होगा, है ना। ऐसा आपके पुस्तक में भी अभ्यास होगा। तो ये समास से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न, कौन सा क्रमांक? 17। 18 नंबर में लिखिए गद्यांश। गद्यांश का 4 नंबर का प्रश्न। ये कैसा प्रश्न रहेगा? एक गद्य दे दिया रहेगा और उसके नीचे उसी पर आधारित प्रश्न दिए रहेंगे। उसी गद्य में से आपको ढूंढ के उत्तर लिखना है। ये 18 नंबर का प्रश्न 4 नंबर का गद्य आधारित। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, पद्य। श्लोक दिया रहेगा, उससे प्रश्न बना करके पूछे जाएंगे और उसी से आपको उत्तर ढूंढने होंगे, 4 नंबर के। और अगला प्रश्न है नाटक। नाटक, नाट्यांश। नाटक वाले पाठ के कुछ पंक्तियां ले लिए जाएंगे और नीचे उसी से प्रश्न बना बना के पूछे जाएंगे। आपको उसी से ढूंढ के, जैसे पठित गद्यांश में करते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। तो ये 19 नंबर, 20 नंबर का प्रश्न हो गया। अब इतने ही हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। 1, 2, 3, 4। 4 नंबर वाले कितने प्रश्न हुए? 4। अब 5 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक कितना है? 21। 21वां प्रश्न रहेगा श्लोक लेखन। श्लोक लेखन, सुभाषितानी श्लोक लेखन। ठीक है, ये 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 22, प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 22 प्रश्नोत्तर। विभिन्न जो 8 पाठ हैं हमारे पाठ्यक्रम में इस साल, उन पाठों से अंतर्गत, चाहे श्लोक पाठ हो, चाहे गद्य पाठ हो, चाहे नाटक पाठ हो, उससे अंतर्गत प्रश्न आपको 7 या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे आपको 5 प्रश्न बनाने हैं 5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय, ये भी 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 नंबर का। पत्र लेखन 5 नंबर का। कौन सा क्रमांक है? 24। 25वां प्रश्न रहेगा अनुवाद। अनुवाद 5 नंबर का। ये अनुवाद जो है आपको वाक्यों में दिए रहेंगे, हिंदी वाक्यों में दिए रहेंगे, उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत रूपांतरण करना है। ये 5 नंबर के आएंगे। अगला प्रश्न है, ये है 26वां प्रश्न है लघु कथा। लघु कथा किस रूप में आएगा? ये लिख लीजिए, लघु कथा 5 नंबर। लघु कथा, एक कथा दिया रहेगा, छोटी सी कथा, और उसमें जगह जगह पर खाली स्थान दिए रहेंगे। ठीक है। और नीचे में एक डब्बे के नीचे में शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों को उठा करके उसमें फिलअप करना है, भरना है। ठीक है। ये लघु कथा के नाम से है। अंतिम प्रश्न आपका रहेगा अपठित गद्यांश। ये 10 नंबर के रहेंगे। अपठित गद्यांश में अथवा भी रहेगा, 2 अपठित गद्यांश दिए रहेंगे, एक अपठित गद्यांश, उसके नीचे 10 प्रश्न रहेंगे, अथवा
फिर एक अपठित गद्यांश, उसके नीचे 10 प्रश्न रहेंगे, 11 प्रश्न नहीं रहेंगे, उसमें छापने के लिए नहीं रहेंगे, है ना। तो ये अपठित गद्यांश बना अथवा उसके नीचे का बना, किसी एक को बनाना है, ये 10 नंबर का। ये हो गए आपके किस प्रकार से प्रश्न पत्र की संरचना होगी, ये आप लोगों को मैंने बताया। इसके अनुरूप यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंकों में वृद्धि होगी। अब दूसरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए मैं नोट करके रखा हूँ। सबसे पहले हम अभी बात कर रहे थे प्रश्न पत्र संरचना के अनुसार तैयारी करना, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं और आप उस अनुरूप तैयारी करने में लग जाएंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है समय प्रबंधन। समय का इस प्रकार से आपको प्रबंधन करना है, मैनेज करना है कि सारे प्रश्नों के लिए आप समय दे सकें। ऐसा नहीं कि कुछ ही प्रश्नों पर आप ज़्यादा समय दे दिया, ज़्यादा सोचने में लगा दिया, फिर बाद वाले प्रश्नों के लिए समय नहीं बचता है। जिस प्रश्न को नहीं जानते हैं उससे अगले प्रश्न को की ओर आगे बढ़ो, ठीक है, उसके बाद में फिर दिमाग में आएगा तो उसको बनाते रहना। समय नुकसान नहीं करना है। 3 घंटे का जो समय रहता है, एक एक सेकंड बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला होता है, इसलिए समय का मैनेजमेंट करना होता है। और इस प्रकार से समय का मैनेजमेंट करो कि अंत में आपको कुछ मिनट बच जाएं, ताकि आप पुनः शुरू से अंत तक एक बार अवलोकन कर सकें। कहीं कुछ प्रश्न छूटा तो नहीं है, या कहीं किसी प्रश्न का क्रमांक अलग नहीं लिख दिए हैं। कभी कभी हड़बड़ी में होता है, हम लोग काफ़ी जांचने जाते हैं, कुछ विद्यार्थी उत्तर बहुत सुंदर अच्छा लिखे रहते हैं, लेकिन 10वां नंबर के उत्तर को 11वां नंबर में लिख दिए रहते हैं, क्रमांक को 11 लिख दिए रहते हैं। उतने में जो है मूल्यांकन करता उसको धर्म संकट में पड़ जाता है। काट भी सकता है, जीरो काट भी सकता है, और अच्छा रहेगा उसके पास माइंड सही रहेगा तो नंबर भी दे देगा। हाँ, दे भी सकता है, माइंड गड़बड़ है तो जीरो भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। ये है वो हेलवर के ऊपर है, कैसे स्थिति में काफी आप लिखे हो क्या करो उसके ऊपर है। इसलिए समय का मैनेजमेंट करिए और अंत में कुछ मिनट जरूर बचाइए और शुरू से एक बार अवलोकन कर लीजिए। उससे जो है आपका प्रश्न पर आप संतुष्ट होकर के आएंगे फिर परीक्षा कक्ष से, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। अब तीसरा मैं नोट किया हूँ, उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के बाईं ओर कुछ 1 इंच या 1.25 इंच का जगह मार्जिन छोड़ देना है, ताकि चेक करने वाला वहाँ अंक दर्शाता है। अंक दर्शाने के लिए भी कुछ जगह होना चाहिए। ये जैसे आपका पृष्ठ है तो यहाँ पर एक मार्जिन छोड़ देना चाहिए। और आप लोग मेरे ख्याल से स्केल भी लेके जाते होंगे, फटाफट जैसे प्रश्न पत्र नहीं बांटे हैं, काफी दिए हैं तो फटाफट खींच देना चाहिए, ताकि आपका समय का बचत बाद में हो सके। ठीक है, तो ये जो जगह बचा रहता है इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको समझ नहीं आ रहा, मूल्यांकन करने वाला को इधर पूरे भरे रहते हैं तो ऊपर में लिखना ज्यादा उचित नहीं लगता है, साइड में ये खाली जगह में अंक को चढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मार्जिन जरूर छोड़ें और अक्षरों का जो आकार है वो बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो और बहुत दूर दूर में भी ना हो। जैसा सुंदर, ये बार बार पहले से अभ्यास करते रहेंगे तभी हो पाता है, अचानक से एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप पहले से अभ्यास करते रहो। तो अभ्यास कैसे करेंगे, आप प्रश्नों को याद करते हैं तो उसको लिख करके आप फिर अभ्यास करिए। ठीक है, लिख करके अभ्यास करिए। संस्कृत में एक चीज और होता है, वर्तनीगत त्रुटियां बहुत संभावना रहते हैं। कहाँ हलन छोड़ देंगे तो मूल्यांकन करता आपके नंबर काट सकता है, कहीं विसर्ग छूट गया। तो इसलिए आप अभ्यास करिए, जिस प्रश्न को आप याद कर लेते हैं उसको एक आध बार अपने रफ कॉपी में नोट लिखने का प्रयास कीजिए, लिख कर अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला बिंदु उत्तरों का जो क्रम है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तरों की पुनरावृत्ति भी कई लोग कर देते हैं तो समय और श्रम सब कुछ नुकसान हो जाता है। एक बार उत्तर लिख चुके हैं फिर उसी उत्तर को फिर दोबारा लिख देते हैं, ऐसा ना हो, उससे समय भी नुकसान होता है, श्रम भी बेकार चला जाता है और बाद में जिसको नहीं लिखे हैं उसके लिए समय नहीं बच पाता है ना। संतुलित ढंग से आप लिखना शुरू करिए परीक्षा भवन में। और एक महत्वपूर्ण चीज है संस्कृत परीक्षार्थियों के लिए, जो कि परीक्षा में आना सुनिश्चित है, पक्की बात है। क्या है, आप सब लोगों को पता होगा, 6वीं कक्षा से आप संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, 12वीं कक्षा तक आ चुके हैं,
ऐसा क्या है जो परीक्षा में आता ही आता है? सुक्ति। तो उसको क्यों न पहले से रट करके पूरी तरीके से एक एक अक्षर की तैयारी लिखकर अभ्यास क्यों न कर डाला जाए, है ना? तो चतुर विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी, बुद्धिमान विद्यार्थी जो है उसके लिए बाद में याद करूंगा वाला भावना नहीं रहता है उसके पास। वो पहले से 5 श्लोक अपने 5 नंबर अपने तिजोरी में रख लेता है सुरक्षित। तो आप लोग भी ये फार्मूला अपना सकते हैं। सुनिश्चित है आना ही आना है, तो एक एक अक्षर का अभ्यास आप कर लें 5 श्लोक का, ताकि 5 नंबर में से कुछ भी कटे ना, नहीं तो हलन विसर्ग से कट जाता है ना? अगला है आवेदन पत्र और लघु कथा। ये रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाएंगे, मैं पहले से बता चुका हूँ। आवेदन पत्र भी आपको लिखने के लिए लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, पहले से लिखे लिखाया रहेगा और उसमें जगह जगह खाली रहेंगे और नीचे में डब्बा दिया रहेगा और डब्बा के अंदर कुछ शब्द दिए रहेंगे। उन्हीं शब्दों को उठा उठा करके उचित शब्दों को कहाँ किस शब्द को ठीक करना है आपको भर करके पुनः लिखना होता है ना? तो इसके लिए आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इसको आपके पास जो पुस्तक है, जो गाइड है या जो भी पुस्तक है, उसमें आप पहले से भर करके पढ़िए, उसको बार बार भर कर पढ़ेंगे आवेदन पत्र को और लघु कथा को, तो आपको जो है उस आवेदन पत्र के अनुरूप आपके मस्तिष्क पर चित्र बन जाएगा और जब खाली स्थान के रूप में पूछा जाएगा तो वो शब्द फट से वहीं पर आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, यही काम आप लघु कथा में भी कर सकते हैं। लघु कथा आपको बहुत सारे आपके गाइड में होंगे ना, पुस्तक तो शायद कम ही रखे होंगे, सब लोग संस्कृत में शायद गाइड ही रखे हैं। आप लोग क्या पढ़ते हैं? वही है ना, सब लोग वही पढ़ रहे हैं, पुस्तक नहीं मिल रहा था पहले। तो चलिए ठीक, तो आप लोग वैसे तैयारी करिए। गद्यांशों के आधार पर उत्तर देने के लिए आपको और एक चीज का अभ्यास करना चाहिए। क्या? आप देखे होंगे अभी पहल परीक्षा में प्रश्न देखे होंगे, कुछ गद्यांश दे दिए गए थे और उसके नीचे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न तो ज्ञानात्मक होते हैं जिसका सीधा उत्तर जो है गद्य में मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? जैसे विशेषण विशेष से संबंध। तो विशेषण क्या चीज है, विशेष से क्या चीज है, यही पता नहीं है तो फिर उसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो विशेषण और विशेष का संबंध, इसके बारे में पहले से थोड़ा अभ्यास कर लें। विशेषण किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं, ताकि आप उस गद्य से पहचान सकें विशेषण और विशेष, है ना? इसी प्रकार कर्ता और क्रिया, एक क्रिया दे दिया रहेगा गद्य खंड में, इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो क्रिया और कर्ता के संबंध का भी थोड़ा सा अध्ययन पहले से कर लें। और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के बदले में किस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग होता है, ऐसा भी गद्य में पूछा जाता है। एक राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, वह वनवास के दौरान फलाना ठिकाना किया, तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम जी के लिए प्रयोग। मैं छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे ही जो है थोड़ा सा अटपटा उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे और वो प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध क्या बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से सही उत्तर दे सकते हैं। और इसके बाद और मैं बताना चाहूँगा संधि, समास और उपपद विभक्ति। इसको केवल रट करके तैयारी करना, ये जो है संपूर्ण तैयारी संभव नहीं है, क्योंकि संधि युक्त शब्द सैकड़ों होते हैं, समास युक्त शब्द सैकड़ों हैं। अब सबको रटेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, इसलिए रटो भी, ठीक है, समय के अनुसार रटना भी पड़ता है, लेकिन रटने के साथ साथ उसको समझो, तब जो है वो स्थायी हो जाता है। उसी के तरीके के दूसरे शब्द भी आपको मिल जाते हैं, तो आप तुलनात्मक अध्ययन करके एक संधि को, अपने एक संधि युक्त शब्द को समझ गया है, उसी प्रकार का दूसरा शब्द मिल जाता है, तो आप तुलनात्मक रूप से उस संधि पहचान सकते हैं। तो इसलिए संधि और समास और विभक्ति को थोड़ा समझने का प्रयास करो। जहाँ समझ में न आए तो थोड़ा सर से पूछ लिया करो, गुरुजनों से, है ना? नियम को जानने का प्रयास करो। नियम पकड़ लिए तो फिर बहुत सारे शब्द आप खुद बना सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है
प्रश्न पत्र में जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है, शांत चित्त होकर के उसके निर्देशों को पढ़ें। पहले हड़बड़ी कुछ भी नहीं, पहले निर्देशों को पढ़ें। निर्देशों को समझने के पश्चात एक एक प्रश्न जब बनाते चले जाएंगे तो उस प्रश्न को भली भांति पढ़ लें, और प्रश्न जब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तब फिर बनाना शुरू करें, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, है ना। ऐसा नहीं हड़बड़ी में, और हड़बड़ी में जो है आधा प्रश्न को पढ़ा और मैं जान रहा हूँ शुरू कर देते हैं और फिर गलत हो जाता है, फिर काटते हैं। ऐसी स्थिति न आए कि आपको जो है लंबा काटना पड़े, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत शब्द का ही यही है सुंदरता, सुंदर अर्थ है। तो आप जब भी परीक्षा में कॉपी लिखते हो और मूल्यांकनकर्ता को क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले आपका कॉपी कैसे दिख रहा है, फर्स्ट इंप्रेस आपके अक्षरों की सुंदरता है ना, पहला प्रभावित करता है। आप गलत सलत भी क्यों ना हो, लेकिन शुरू जब देखता है मूल्यांकन करने वाला कॉपी को तो सुंदर अक्षरों को देख करके प्रभावित हो जाता है और वो अनुमान लगा लेता है कि विद्यार्थी ज़्यादा नंबर पाएगा, अच्छा लिखा हो, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा अक्षर लिखोगे तो मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क पर पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच आएगा और आपको उदारतापूर्वक अच्छे नंबर दे सकता है ना। और देखें तो वही बात जो पहले बात किए थे, पूरे प्रश्नों को हल करने के पश्चात प्रारंभ से अंत तक एक बार अवलोकन करें और यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, क्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है ना। कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है, क्योंकि आपको 100 में कितना नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर लाना है। पूरी तैयारी करना है और प्रयास करोगे तो असंभव नहीं है, संस्कृत में 100 में 100 ला सकते हो। जिस प्रकार गणित में 100 में 100 ला सकते हैं, संस्कृत में भी 100 में 100 ला सकते हो। थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता है, हलंत विसर्ग वगैरह की और श्लोक आदि, और जो है आजकल तो खाली स्थान बहुत कर दिया है, बहुत सहज ढंग से आप तैयारी में भिड़ जाएंगे तो 100 में 100 ला सकते हैं। एक आध कोई रिकॉर्ड 2-4 जने बनाइए, कुछ लोग बनाए हैं भी हैं, बहुत कम विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 भी लाए हैं, लेकिन आप लोग भी ऐसा कोशिश कीजिए कि 100 में 100 आए, ठीक है जी। और परीक्षा से संबंधित आवश्यक सामग्री, चाहे कोई भी विषय हो, स्केल है, पेंसिल है, पेन है, वो किसी प्रकार की कमी न हो, पहले से आप व्यवस्था कर लें। परीक्षा के एक दिन पूर्व से ही अपने पास व्यवस्थित कर लें और परीक्षा भवन को समय पर पहुंच जाए, वहाँ हड़बड़ी न हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के तैयारी के दौरान भी नकारात्मक सोच को फटकने ही मत दो। निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच अपने पास आए ही ना, सबसे खतरनाक है नकारात्मक सोच। मान लीजिए आप परीक्षा दे करके आए हैं, एक आध प्रश्न गलत हो गया है, बस कोई बात नहीं, वो चला गया, समय चला गया, तो उसके लिए और नकारात्मक सोचना नहीं है ना। जितना मेरी क्षमता थी उतना मैं बनाया, अब आगे और जितना क्षमता होगी उतना और बनाऊंगा, ऐसा सोच करके आगे तैयारी में भीड़ जाए, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी पूछना है, कैसे लिखना है, किसको पहले बनाएं, किसको कैसे करें, हाँ, किस टाइप पे करें, अभ्यास कैसे करें। आपके मन में कुछ प्रश्न उभर के आ रहे हो तो निश्चित रूप से स्वागत शंका है, आपको कहीं से भी शंका लगता है तो शंका के बारे में समाधान आप कर सकते हो। सर का मोबाइल नंबर रख लो, देंगे सर। हाँ, कुछ भी अगर पूछना है, कोई भी शंका है कहीं भी, तो आप जो है स्कूल टाइमिंग में आप पूछ सकते हो। आप एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल का शेड्यूल बनाओ, आप किस विषय को कितना कितना समय दे पा रहे हो आप। तो समय जो है, जो कठिन विषय है उसको ज़्यादा समय देना है, जो सरल विषय है उसको भी समय देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसके लिए समय नहीं देना है, ऐसा नहीं, इसको भी समय देना है। सही विषय जो है अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण रखते हैं, चाहे कोई विषय रहे। तो नोट कर लो, संस्कृत से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो
तो जरूर इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। किसी भी समय कहना चाहिए, खास करके विद्यालयीन समय में करोगे तो ज़्यादा मैं सेवा दे सकूँगा। और फ़ोन नंबर तो विद्यार्थियों के लिए पूरा खुला है, रोज छुट्टी के दिन भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि मुझे अवगत नहीं रहेगा तो मैं अवगत करके आपको अवगत कराऊंगा, ठीक है। और इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। कुछ भी अभी पूछना है, मन में कुछ भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा हो तो आप बेझिझक होकर कह सकते हैं। परीक्षा के पहले जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। कुल मिलाकर के अभ्यास की जरूरत है ना, खास करके संस्कृत में ज़्यादा अभ्यास की जरूरत है आपको। और अभ्यास तभी होगा जब आप पढ़ करके कई बार लिखोगे। एक बार नहीं 20 बार 50 बार लिखो आप। एक कापी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, 2 कापी 10 कापी 20 कापी खत्म कर दो। एक बार तो करना है आपको, कई बार थोड़ी करना है कापी खर्च। और है ना, एक बार टॉप 10 में आ गए तो फिर बल्ले बल्ले है ना। चाहे कोई इतिहास आपको रचना है, कुल मिलाकर के आपको सिलेक्टेड बच्चे हो आप, है ना, सिलेक्टेड बच्चे हो तो इतिहास आपको रचना है। तो कैसे में रच पाओगे, है ना, उसको आप समय निकालो और समय निकाल करके ऐसा पढ़ाई करो आप, है ना। आपका नाम यानी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपके घर में कोई टॉप 10 आए हैं क्या अभी तक नहीं आए हैं, तो कम से कम इतिहास रचो आप लोग एक बार। हमारे कहने का मतलब वही है, इतिहास रचो आप। जैसे एक क्या कहते हैं, क्या 33 वाला क्या नाम था, सुपर 30, हाँ सुपर 30 वाला, वो भी ऐसा ही किया करता था। मतलब वो 33 स्टूडेंट थे और ऐसा स्टूडेंट थे कि ढूंढ ढूंढ कर ला करके उनको ऐसा तैयारी करवाया, यानी 33 में 33 कहना चाहिए IIT कर दिया वो लोग। इसके बाद उसमें से कई जो है कलेक्टर भी बन गए उसके स्टूडेंट। यानी क्या चीज़ था, यानी ये आपको सोचना है कि मैं क्या नहीं कर सकता, ठीक है, यानी क्या मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोचो आप। यानी हर चीज़ आप जो है कर सकते हो, लेकिन मन में इच्छा होना चाहिए, मन में एक ललक होना चाहिए, तभी जो है आप कर सकते हो। यानी ऐसा कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए, समय देना होगा। और उसके लिए जो है समय है, अभी भी समय जो है बिगड़ा नहीं है ना। अभी भी 6 घंटा 7 घंटा अगर पढ़ोगे तो ये गारंटी है, मेरा मानना है कि आप टॉप 10 में आ ही जाओगे, है ना, गारंटी है मेरा। 7 घंटा आप समय अगर दे दिए, 5 मिनट और बचा है, फिर उसके बाद सब वहाँ फीडबैक में बैठना है ना, वहाँ सबको बैठना है, अपना अपना विचार बताना है, ये क्लास कैसा लगा, आज का जो कार्यशाला है उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सबको बोलना है ना। सभी सब्जेक्ट से वहाँ हम लाएंगे, है ना। तो एकदम बेझिझक होकर अपने विचार को रखना है, ठीक है ना। 5 मिनट में सब लोग अपना वो बताना है। यहाँ संस्कृत से कौन कौन बोलोगे, इधर का लक्ष्मी बोलना। अरे बोलने में क्या है, जैसा बना अभी तो सीखो। आज अगर नहीं बोलोगे तो कब जाकर बोलोगे और कहाँ बोलोगे, बताओ तो मेरे को। संस्कृत के विद्यार्थी साहसी होते हैं, है ना। आज नहीं बोलोगे तो अब तो इसके बाद स्कूल का पढ़ाई खत्म है। हाँ, इसके बाद 12वीं के बाद स्कूल की पढ़ाई खत्म, 1ली से 12वीं तक आपकी पढ़ाई जो है खत्म हो जाए, कॉलेज स्तर की पढ़ाई होगा। अभी आपको मौका है, अभी साहस करना है। जो भी डर है झिझक है, अभी नहीं भगाओगे तो अब कब जाकर के भगाओगे, कहाँ भगाओगे, है ना। लक्ष्मी बोलना, है ना, हमारे स्कूल का नाम लेना, ठीक है, आप बोलना, हमारे विषय में बोलना, संस्कृत के विषय में बोलना, हमारे विषय में बोलना, जैसा ही बना ऐसा नहीं है ना। कुछ विद्यार्थी सीखोगे आप। कुछ विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं कह के हीन भावना को पाल बैठते हैं अपने दिमाग में। आप ये मत सोचना संस्कृत कोई छोटे मोटे भाषा है, छोटी मोटी विषय है। संस्कृत किसी भी साइंस से कम नहीं है। आप पढ़ो तो सही, अब लगो आपका महत्व भी आएगा समय में, है ना। नंबर ला के दिखाओ, 100 में 100 ला के दिखाओ, आ जाएगा आ जाएगा। नहीं है, लेकिन जहाँ भी समस्या हो, हमारी दरवाजा जो है, हमारा दरवाजा खुला है, किसी भी समय फोन करो और सलाह लो और आगे बढ़ो। एक बार 100 में 100 पा के दिखाओ, संस्कृत में पाओगे। कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन अभ्यास चाहिए। इसके लिए अभ्यास और समय की आवश्यकता है।
समय जितना ज़्यादा दोगे उसके लिए आप उतना ज़्यादा फायदा आपके देगा। आपके पाठ्य पुस्तक में एक सुभाषितानी श्लोक है। अब समय भी ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा समापन करते हैं। हाँ। मैं एक श्लोक सुना करके आज की कक्षा को यहाँ पे देता हूँ। नहीं चलने दीजिए, घंटी बजने तक घंटी बजने तक चलने देते। वहीं जाना है हमको मंच के पास। हाँ, तो श्लोक भी आप निश्चित रूप से पढ़ते हैं, गद्य भी पढ़ते हैं। संस्कृत को संस्कृत की तरह पढ़ने का अभ्यास करो। डेली एक बार कुछ पन्ने, कुछ पेज, कुछ पंक्तियाँ भी यदि संस्कृत का पढ़ते हो तो मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि संस्कृत का उच्चारण करने मात्र से जो है शरीर की एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। आप देखेंगे संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत अक्षर कैसे बने रहते हैं और शब्द कैसे रहते हैं। उसको उच्चारण करने में जीभ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है और विभिन्न प्रकार की अंदर में हरकतें होते हैं, तो अपने आप योग हो जाता है अपने शरीर में। तो पढ़ो, और संस्कृत का पाठक पढ़ने वाला सकारात्मक होता है, किसी भी चीज़ कहीं पर भी नकारात्मक सोचने वाला नहीं होता है और किसी भी असहज स्थिति को सहज बना देता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली को कहना चाहिए, भले ही कम विद्यार्थी हो कि आप संस्कृत पढ़ने वाले हो, ठीक है। और सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आप लोग संस्कृत पढ़ने वाले हो, अपने देश की संस्कृति को पढ़ने वाले हो, तो निश्चित रूप से ज़्यादा मेरे दृष्टिकोण से भी ज़्यादा आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। और आप इसको साबित करके दिखाओ। संस्कृत एक मोहनीय भाषा है, इस चीज़ को आपको साबित करके दिखाना होगा और 100 में 100 लाना होगा, ठीक है। और इसके लिए लग जाना है जी जान से। और आने वाला समय आएगा, संस्कृत का युग भी आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो और पढ़ो, पढ़ने में लगे रहो, है ना। और कोई भी भाषा, कोई भी विषय वैसे छोटा बड़ा होता नहीं है। सारे भाषाओं का, सारे विषयों का बराबर महत्व है तो उसके अंदर घुसने की आवश्यकता है। चाहे किसी भी भाषा हो, किसी भी विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, अंदर को घुस गए तो बड़ा महत्व है, सबका महत्व है, सबका महिमा परंपार, चाहे कोई भी विषय हो। बाहर तौर से कुछ लोग भेद करते हैं, छोटा बड़ा या सरल, सहज असहज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी विषय में अंदर घुस करके तैयारी करो, मजा आता है। तो आप लोगों को बोलने के लिए बोला गया, कुछ आपके मन में जिज्ञासाएं हो रही हो, प्रश्न उभर रहे हो तो पूछो। और प्रश्न नहीं है क्या, कुछ होगा प्रश्न मन में, पूछो गुरुजी पूछो। संस्कृत से अगर पूछना है तो पूछो। कितना समय दे सकते हैं, क्या इसका समय क्या? आप घर में टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने का, सारे विषयों को समय दो। कुछ लोग एकांगी तैयारी करते हैं। एकांगी मतलब कुछ ही विषयों को जो कठिन विषय मान बैठते हैं या सरल विषय मान बैठते हैं उसी को पढ़ते हैं, तो बाकी विषय छूट जाते हैं। तो चलिए अंत में एक श्लोक आपके ही पाठ्य पुस्तक का सुभाषितानी श्लोक है, उसको मैं सुना रहा हूँ और आप लोग उसी लय से आप तैयारी भी कर सकते हैं। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, निमेष मात्रेण भजेत विनाशम। है आपके किताब में? नहीं है, ये श्लोक नहीं है, 12वीं में नहीं है, नहीं है सुभाषितानी सुक्ति सौरभम में देखना, सुक्ति सौरभम में देखना। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, निवेश मात्रेण भजेत विनाशम, कर्तुम कुलालश्च तु वर्षमेकम, भेत्तुम ही दंडश्च मुहूर्त मात्रम। संक्षिप्त में इसका अर्थ बता दूं और उसके बाद आज की कक्षा को यही विराम दूं कि साल भर से जो कुम्हार के द्वारा निर्माण किया गया रहता है मटका, वो जो है मुहूर्त भर में डंडे के लिए, डंडा यदि अपना काम शुरू करेगा तो मुहूर्त भर में वो अपना उसको नष्ट कर देता है ना। तो इसी प्रकार आप जो कुछ साल भर जो मेहनत करके जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हो, जिस उद्देश्य को लेकर के विद्यालय प्रतिदिन या अभी नहीं जा रहे थे तो ऑनलाइन जुड़ रहे थे और अभी आ रहे हैं, तो सारे चीज़ों का जो है एक, जैसे मटका के लिए एक डंडा काफ़ी होता है एक पल में ख़त्म करने के लिए, ऐसा ही आपका नकारात्मक सोच यदि आ जाता है तो एक पल में सारी चीज़ों को बेकार कर देता है। तो कभी भी मन में नकारात्मक सोच न आने देना और सब पॉजिटिव होकर के तैयारी में लग जाओ और आप लोग खूब आगे बढ़ो, खूब अंक अर्जित करो, अच्छे अंकों से पास हो। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर
विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वहीं पर